नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो यही दावा किया जा रहा है। पार्टी में जो अब सीनियर एक मंत्री हैं उनका यही कहना है। आतिशी मार्लेना सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक साजिश रची जा रही है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय में पत्र लिखा है और दिल्ली में जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की उसको बर्खास्त किया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। चुनाव से पहले कैसे देखते हैं? क्या नाम हो भैया? राजेश राणा। राजेश भैया, चुनाव आने वाले हैं। पहले चरण का जो वोटिंग है वो 19 तारीख को होगी और आज आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं वो कहती हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। कैसे देखते हैं इस पूरे अभियान को? नहीं, देखो वो लोग क्या है, उनके पास बेचारों के पास जो मुद्दा बचा है वो रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो नए नए सिगुफे छोड़ने की उनकी पुरानी आदत है, वो आज से नहीं है। तो वो ज़रूरी भी है, उनको लग रहा है कि अगर वो रोज नए सिगुफे नहीं छोड़ेंगे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, जिसके चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं। क्योंकि उनके जितने भी उनके पार्टी के नेता हैं, चाहे राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद तो एक थे, तो वो तो वैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो सारे प्रोटेस्ट से हर जगह वो भागे हुए हैं। राघव चड्ढा ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, स्वाति मालीवाल से लेकर और दूसरे नेता, तो एक भी कहीं भी किसी आपने देखा होगा किसी भी प्रोटेस्ट में कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो किसी तरह से एक्टिव बने रहें। तो एक्टिव बने रहने के लिए वो ये सब खेल खेल रहे हैं राष्ट्रपति शासन का, और बीजेपी को नहीं लगता है कि वो राष्ट्रपति शासन यहाँ अभी लागू करने वाली है। चुनाव के बाद भले ही परिस्थितियाँ ऐसी बने कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो अभी तो देखिए ये जो करप्शन के मामले हैं, जो शराब घोटाला है, शराब घोटाले में अभी तो बहुत जल्दी किसी को सजा होने वाली नहीं है। जमानत पे जल्दी से ये लोग धीरे धीरे करके बाहर आ जाएंगे। तो सजा होना तब जाके कहीं मामला आता है कि राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन के चांसेस नहीं है अभी दिल्ली में। अच्छा, आपने कहा कि बार बार अगर ऐसे बयानबाजी नहीं करेंगे तो खबरों में कैसे रहेंगे? तो इससे पहले ही वही आतिशी जो कहती हैं कि मुझे अप्रोच किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ तो आपका जो पॉलिटिकल करियर है वो बचा लिया जाएगा। तो इन बयानों को कैसे देख रहे हैं अभी, अब चुनाव से पहले कैसे देख रहे हैं? नहीं, उनके पास बार बार वैसे भी पुलिस ने भी उनसे कहा था कि भाई कुछ सबूत दे दो हमें कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा है। तो वो ना ये फिर वही बयानबाजी में आके वो अपने खुश होते रहते हैं कि हाँ ये है कि भाई जनता की जो सहानुभूति थी वो 4-5 दिन मिली बड़े अच्छे से केजरीवाल के अंदर जाने के बाद। लेकिन अब धीरे धीरे ना लोगों को समझ आ रहा है, आम लोगों को पता चल रहा है कि यार जब कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इतने इतने बड़े वकील उनकी सुनवाई कर रहे हैं, और जब वकीलों को झाड़ा जा रहा है, वकीलों को झाड़ कर वो कह रहे हैं कि भाई आप नहीं बता सकते कि ये मैनिपुलेटेड गवाह हैं या क्या हैं, तो जब देख रही है ना जनता, वहां बड़ी स्वतंत्र रूप से सुनवाई चल रही है। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से सुनवाई कर रही है। अब उनको लगता है कि अगर वहां इतने स्ट्रॉन्ग सबूत है एजेंसियों के पास, तभी तो वो जमानत नहीं दे रहे ना। देखिए मनीष सिसोदिया को 1.5 साल होने को आया है, एक घोटाला ही तो है ना, और जमानत नहीं होना ये बहुत बड़ी बात है ना। 1.5 साल हो गया। अब ये बात है कि देखिए उनको चुनाव के वक्त अभी भी वो जेल में है, तो ये भी लग रहा है कि भाई हाँ चुनाव में बराबर का मौका सबको मिलना चाहिए, बराबर का मौका उनको मिले। तो कोर्ट इसके लिए सोच रहा है, लेकिन कोर्ट भी देख रहा है कि यार सबूत इतने स्ट्रांग हैं तो कैसे आखिर जमानत दी जाए। तो बात यह आती है कि अगर जमानत नहीं दी जाएगी तो कोर्ट पे भी धीरे धीरे सवाल उठेंगे कि आप इतने लंबे वक्त तक उनको किसी भी बिना चार्जशीट के आप जेल में नहीं डाल के रख सकते। तो अब कोर्ट ये धीरे धीरे करके उनको जमानत देगा और जमानत देके बाहर आएंगे और बाद में वो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन ये हो गया है कि केजरीवाल की जो पार्टी है उन पे एक धब्बा लग गया है करप्शन का, और वो धब्बा हटने वाला नहीं है आसानी से। अच्छा भैया, क्या नाम हो आपका? नहीं बोलोगे? अच्छा, आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि आपने कहा था कि केजरीवाल एक तरीके से लालू प्रसाद यादव बन चुके हैं, कैसे?
जब लालू चारा घोटाले के अंदर अंदर गया था, आपको याद है, तो उसने क्या किया था? सबसे पहला ही काम उसने क्या किया था? उसने सबसे पहले अपनी जगह अपनी बीवी को आगे कर दिया था। अच्छा, हाँ, राबड़ी देवी। एग्जैक्ट वही अभी भी हो रहा है। देखो, वो भी अच्छी तरह जानता है कि इस बार मैं पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया हूँ। जिन लोगों का बेवकूफ मैंने बनाया था, वो लोग भी समझ चुके हैं कि हाँ, मैं किस लेवल का कमीना आदमी हूँ। अब जिन झुग्गी झोपड़ी वालों को मैंने बिजली का, पानी का लालच दिया था, वो भी समझ गए हैं अब। इसलिए अब वो कौन कौन से गेम खेलेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है। अगर राहुल गांधी जाहिल से पूछ लो डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, डिक्टेटर होता क्या है, उस जाहिल को ये भी नहीं पता होगा। अगर वो जाहिल डिक्टेटर एक डिक्टेटर कंट्री में जी रहा होता ना, अगर एक डिक्टेटर कंट्री में वो जी रहा होता, तो वो जो ये बोल रहा है ना डिक्टेटरशिप आ गई है, उसको ये बोलने भी नहीं दिया जाता। और मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ डिक्टेटरशिप, मुझे भी नहीं बोलने दिया था। ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो जो पागल सारे के सारे गुंडा गैंग बोल रहा है ना। जाहिल कौन है? जाहिल है कौन? राहुल गांधी। मेरे को तो तुम दिख रहे हो जाहिल। अच्छा, कैसे बताओ? चेहरे पे लिख रहा है जाहिल, चेहरे पे लिख रहा है। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम बादशाह। ये देखो, गुटखा ये खा रहे हैं, जाहिल मैं हूँ। है मजे की बात, गुटखा ये खा रहे हैं, जाहिल मैं हूँ। अच्छा, पता है राहुल गांधी कौन है? सिंचन वाली बात मत। राहुल गांधी कौन है पता है तुम्हें? ये सिंचन क्या होता है भाई? तुम सिंचन की दुनिया में, सिंचन वाली बात मत करो। ये सिंचन की दुनिया में ही जीते हैं। पहले थोड़ा दूर से यार, बदबू आ रही है गुटके की वाली बात मत करो। अच्छा, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है पता है? भाई राहुल गांधी कौन है? अपनी जगह पे सही है वो। पप्पू है वो, और कौन है? पप्पू शकल से तो तुम लग रहे हो पप्पू। ये पिछली वायरल वीडियो का डायलॉग मारे पप्पू बता रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जिस तरीके से इस बार का चुनाव होने वाला है, जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस पार्टी का, क्या कहेंगे उसे देख? देखिए, आप 1970 से उठाइए, जब इंदिरा गांधी आई थी, उसने कहा था कि मैं जो है यार कैमरा हाँ, क्या दिक्कत क्या? अभी उधर ही लो, उधर ही लो। दारू पी के यहाँ काम करने से रोक रहे हो तुम हमें? कौन पी रखा दारू? मैंने दारू पी रखा है। फिर क्यों यहाँ बकवास कर रहे हो? काम करने दोगे नहीं करने दोगे? हाँ, तो फिर यहाँ से पीछे हो जाओ या तो बात कर। करो बात करनी है लॉजिकली कर, नहीं करनी है चुपचाप बैठ जा, जाके काम करने दे। हाँ जी, तो मेरा सवाल यही था कि जैसे 2019 इस बार का जो चुनाव होना, मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, उस मैनिफेस्टो में जो झलक नजर आती है वो आती है अल्पसंख्यक का वोट बैंक और दलित हो, चाहे ओबीसी हो, SC हो, ST हो, उसको लेके, आरक्षण को लेके बातचीत की गई है। कैसे देखते हैं उसे? देखिए, अगर आज से आप बात करेंगे ना, तो इन लोगों का जो गेम प्लान है वो समझ में नहीं आएगा। आप इनके बाप दादा से उठा के चलो, ठीक है? जब नेहरू आया था, वो भी यही कह रहा था कि मैं सड़कें बनवाऊंगा, मैं दलितों के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं किया, ठीक है? और जब इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने भी ये कहा कि मैं गरीबी हटाऊंगी, लेकिन उसने किया क्या? उसने गरीबी हटा डाले। आप 1970 के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितनी हमारे देश में एजुकेशन थी, कितना हमारे देश में रोजगार था, और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में कितनी सड़कें पक्की थी, और हमारे देश में कितने दंगे होते थे, कितनी लड़कियों के बलात्कार होते थे, और उस जमाने में कितने किसान आत्महत्या करते थे। ये सारे के सारे रिकॉर्ड उठाकर देख लो। और अगर आपको रिकॉर्ड ना मिले, तो एक मोटी मोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, 1960 की, 70 की, 80 के दशक की फिल्में देख लो। उन फिल्मों के नाम ही होते थे बेरोजगारी, उन फिल्मों के नाम ही होते थे काला बाजार, उन फिल्मों के नाम ही होते थे अपराध। ये फिल्में क्यों बनती थी उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम की जो सरकार कर रही थी, उस टाइम की सरकारों को देखते हुए ही उस टाइम के डायरेक्टर इस तरह की फिल्में बनाते थे। अब आती है आज के जमाने पे बात, ठीक है? अब राहुल गांधी ये कह रहा है कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देगा, देखिए दलितों के लिए ये करेगा, वो करेगा, ठीक है? मैं बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। अभी मुझे उनका IAS का नाम याद नहीं आ रहा है, एक IPS ऑफिसर है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि जो IPS ऑफिसर आरक्षण से ऑलरेडी लाभ उठा चुके हैं, उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर मुझे कोई एक जगह ऐसी बता दो जिसने जो लोग दबे कुचले हैं उनको आगे लाने के लिए उनको आरक्षण दिया हो। एक कंट्री बता दो ऐसी मुझे। अच्छा, कैसा, जैसे भैया ने बोला, इनकी बातों पे क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, इन्होंने बोला कि आरक्षण खराब है। देखिए, आरक्षण खराब नहीं, बहुत लोग पीछे हो चुके हैं, तो उनको रेस में लाने के लिए, देखिए आप अगर रेस हो रहा है, एक आदमी बहुत आगे बढ़ा है, एक आदमी बहुत पीछे है, तो उनको बराबरी पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तभी सबको सबका मतलब अधिकार मिलेगा। और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रिजर्वेशन है। हाँ, रिजर्वेशन का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि किसी की 3 पीढ़ी सरकारी नौकरी में है, वो इकोनॉमिकली काफी
अच्छे हैं, फिर भी वो रिजर्वेशन ले रहे हैं। और रिजर्वेशन जो 15% है एससी के लिए, एससी के लिए 15% रिजर्वेशन है। ये 15% रिजर्वेशन जो अर्बन एससी है या जो रिच क्लास एससी है वो ले रहे हैं, जो कि गांव के लोग हैं। आज मेरे गांव में कम से कम 500 एससी रहते हैं, 500 परिवार एससी की रहती होगी, 4000 आबादी, उनमें से किसी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। तो सरकार को आरक्षण का दायरा सिर्फ छोटे लोगों को तक, अर्बन लोगों को और रिच एससी तक नहीं ले जाके, बल्कि एकदम नीचे क्लास से लेके, ताकि उनका एक समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो ये करना चाहिए। दोस्त एक मिनट, जब अंबेडकर जी ने 1935 में जो रिजर्वेशन का बिल था उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने उस टाइम पर क्या कहा था कि रिजर्वेशन कितने साल के लिए और किस तरह से होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, देखिए अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन जो वो संविधान में, जैसे कि सांसद विधायक के चुनाव में 10 साल के लिए बोला था, कहीं ये नहीं बोला गया था। संविधान के अंदर उन्होंने एज लॉ नहीं डाला था, ये आप गलत बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है, फिर आप लॉजिकली बात नहीं कर रहे हैं। देखिए संविधान में अंबेडकर जी जब संविधान था तो उस समय 10 साल का आरक्षण था, और 10 साल का आरक्षण सिर्फ पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में था, न कि जॉब वगैरह में था। और ये जो एजुकेशन सेक्टर में, जो कॉलेज में एडमिशन, समझाना चाह रहा हूँ बाद में इसको, अब आप इसको यहाँ समझो, बाद में एक सेकंड, बाद में इसको ये समझो क्यों बढ़ाया गया। मैं बढ़ा रहा हूँ इसको इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं हमारे देश के अंदर, जो लोगों को दिमाग में ये बात घुसा कर रखना चाहते हैं कि तुम कास्ट के बेस पे बटे हुए हो, इसलिए इसको अभी तक जिंदा रखा गया है। और एक बात बताओ, अगर किसी इंसान के पास कास्ट तुम समझ नहीं पा रहे हो ना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ, कास्ट का इशू नहीं होगा तो आप लोगों को या किसी को भी अपनी तरफ घसीटेंगे कैसे, ये तो बता दो। के बाद संविधान को अमेंडमेंट किया जाता है और रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। संविधान में लिखा गया रिजर्वेशन में कि हर 10 साल, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है हर 10 साल में इंक्रीज होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान को 10 साल के लिए अमेंडमेट किया जाता है और उसके बाद आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। किस सेक्शन में लिखा हुआ है मुझे पता नहीं। और अम्बेडकर जी ने 10 साल आर्टिकल के बारे में तो पता होना चाहिए। और देखिए सुनो, जो बेसिक अमेंडमेंट आर्टिकल बता रहा हूँ, देखिए 368 के अंदर अमेंडमेंट होता है और आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 है, मैं 15-16 जो फंडामेंटल राइट है उसमें ये बोला गया फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट नहीं 14 के अंदर नहीं था, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट होती है, आपको पता नहीं है? भाई हमारे फंडामेंटल राइट है कितने, पहले ये बताओ। फंडामेंटल राइट 6 है, 12 से 35 तक आते हैं, 12 से 35 तक आते हैं।